हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है कोशिका जीवन की इकाई, ये यूनिट नंबर जो हमारी 3rd चालू हो गई है, यानी 2 यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और टोटल हमारे सिलेबस में 5 यूनिट हैं। उन 5 यूनिटों में से सबसे पहली यूनिट हमने जो पढ़ी है वो है प्राणियों का वर्गीकरण, या यूं कह सकते हैं जीवों का वर्गीकरण, जिसमें पादपों का भी किया था और प्राणियों का भी किया था। और दूसरा है जीवों की संरचना, शारीरिक एवं आकार की, उनकी बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना। बाह्य संरचना को मार्फोलॉजी कहते हैं और आंतरिक संरचना को शारीरिकी या एनाटॉमी कहते हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब तीसरी यूनिट जो है ये कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी है, यूनिट 3rd। कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। देखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिकाओं की संरचना एवं कोशिका के विभिन्न कोशिकांगों की संरचना और उनके कार्य तथा कोशिका विभाजन का अध्ययन किया जाता है, तो उस शाखा को कहा जाता है कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी। यानी कोशिका का अध्ययन करना है, उसकी संरचना और कार्यों का, और कोशिका के विभाजनों का, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, उनका अध्ययन करना है। अब देखिए, हम चैप्टर नंबर 8 कोशिका जीवन की इकाई, यूनिट ऑफ लाइफ सेल्स। देखिए, कोशिका जो है वो जीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है और सभी जीवों के शरीर का जो निर्माण है ये कोशिकाओं के द्वारा होता है। इस कोशिका की सबसे पहले हम कहें खोज की गई थी रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक के द्वारा। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक नाम के जो वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा ये जो खोज की गई थी वो मृत कोशिका की खोज की गई थी। यानी जो कॉर्क होता है उसके अंदर पतली पतली अनुप्रस्थ काटी और उनके आधार पर गोल गोल संरचनाएं दिखाई दी माइक्रोस्कोपी, क्योंकि उस समय इतनी ही माइक्रोस्कोपी की क्षमता थी, स्वयं के द्वारा बनाया गया माइक्रोस्कोपी था। तो ऐसी स्थिति में उसके अंदर जो गोल गोल कोष्ठ दिखाई दिए गए उनको सेलुली नाम दिया गया और बाद में इन्हीं को सेल कहा गया। तो ये इन्होंने निर्जीव कोशिका की खोज की। और इसके बाद जो है एंटोनी ल्यूवेनहॉक, इनके द्वारा जीवित कोशिका की खोज की गई थी। जीवित कोशिका, और जीवित कोशिका की जो खोज की गई थी वो किसकी की गई थी? जीवाणु की। जीवाणु को उन्होंने देखा और उसकी संरचना का अध्ययन उनके द्वारा किया गया था। तो ये एक सामान्य बात है, आप पढ़ते आ रहे हैं कि भाई कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी और किसने इसको सबसे पहले देखा था। इसके बाद आता है, देखिए, कोशिका सिद्धांत।
सेल थ्योरी। सबसे पहले ये जो कोशिका के बारे में अध्ययन किया गया और दो अलग अलग वैज्ञानिक, एक वैज्ञानिक जो थे मैथियास स्लाइडेन, जो कि एक तरह से वनस्पति वैज्ञानिक थे, यानी बॉटनी से रिलेटेड थे। इन्होंने विभिन्न प्रकार के पादपों पर अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद इन्होंने ये पाया कि सभी जीवों का शरीर जो है कोशिकाओं से बना होता है। इसके बाद जो एक दूसरे वैज्ञानिक थे जिनका नाम है थियोडोर स्वान, तो इन्होंने प्राणियों के शरीर की संरचना का अध्ययन किया और पाया कि प्राणियों के शरीर में भी विभिन्न प्रकार की यानी कोशिकाओं से बना हुआ होता है। तो इन दोनों ने मिलकर के और जो संयुक्त रूप से जो सिद्धांत दिया, उसे ये जो नाम कहा जाता है वो है स्वान, या इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, पहले स्लाइडेन और स्वान, स्लाइडेन सरनेम से जानते हैं इसको हम, एवं स्वान ने इसका प्रतिपादन किया। इन्होंने जो कोश का सिद्धांत दिया था उसके अंदर इन्होंने यह कहा कि भाई प्रत्येक जीव का शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है और कोशिका से बना है। ये कोशिका जो होती है ये जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। यानी जीवों का शरीर की जो संरचना है वो कोशिका से होती है और जो जीवों के शरीर में जो क्रियाएं होती है जैसे श्वसन है, पाचन है, उत्सर्जन है, उनके लिए भी उत्तरदायी कौन होती है? कोशिकाएं होती हैं। साथ में इन्होंने कहा कि भाई प्रत्येक जीव के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं और इनके द्वारा जो दिया गया कोश का सिद्धांत है उसमें यह बात कही गई कि कोशिकाओं का जो नई कोशिकाओं का जो निर्माण है ये निर्जीव जैसे क्रिस्टलों का निर्माण होता है उस तरीके से होता है। तो इस बात को एक वैज्ञानिक थे रुडोल्फ विर्चो, उनके द्वारा उस तथ्य को गलत साबित किया गया कि कोशिकाओं का जो निर्माण है ये क्रिस्टलों के निर्माण की तरह नहीं होता है बल्कि ये पूर्वपति जो कोशिकाएं यानी पहले से जो उपस्थित कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में जब विभाजन होता है तो उस विभाजन से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और सभी जीवों के शरीर की जो कह सकते हैं निर्माण का जो कार्य है वो एक कोशिका से प्रारंभ होता है और वही कोशिका जब लगातार विभाजित होती जाती है, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है और बहुकोशिकीय जीव का शरीर का निर्माण हो जाता है। तो जीवन की शुरुआत जो है वो चाहे वो कितना भी बहुकोशिकीय कितना भी बड़ा प्राणी या पादप हो उसकी शुरुआत एक कोशिका से ही होती है। तो कोशिका जो है पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से जगह इसके अलावा आधुनिक वैज्ञानिकों ने और भी बातें इसमें देखी गई कि भाई ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई तो है ही है, इसके साथ साथ कोशिका के अंदर एक तरह से आनुवांशिक सूचनाएं भी निहित होती हैं क्योंकि अब अपन सब जानते हैं कि कोशिका के अंदर केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होते हैं और गुणसूत्र के अंदर डीएनए होता है और डीएनए जो है वो एक आनुवांशिक पदार्थ है, उसके अंदर आनुवांशिक सूचनाएं निहित होती हैं और उन सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कोशिकाओं के माध्यम से ही स्थानांतरित किया जाता है। जैसे अगर कोई भी प्राणी जिसकी उत्पत्ति हुई है
उस प्राणी की उत्पत्ति में एक तो नर युग्मक और दूसरा मादा युग्मकों का योगदान होता है, और दोनों ही कोशिकाएं होती हैं। नर युग्मक शुक्राणु भी कोशिका है, अंड मादा युग्मक अंडाणु भी कोशिका है, और उनके केंद्रक में जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो आनुवांशिक पदार्थ मिलकर के ही नए जीव के अंदर गुणों को विकसित करता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को जोड़ने के बाद आधुनिक कोश का विज्ञान, कोश का सिद्धांत का निर्माण होता है। आधुनिक कोशिका सिद्धांत। देखिए, वैज्ञानिकों ने कोशिका की खोज के पश्चात जैसे जैसे सूक्ष्मदर्शियों की आवर्धन क्षमता का विकास हुआ, उसकी बढ़ोतरी हुई, वैसे वैसे कोशिका के अंदर जो और छोटी छोटी संरचनाएं हैं उनको देख पाना संभव हुआ और कोशिका के रहस्यों को उजागर किया गया। और अब वर्तमान में कोशिका के अंदर छोटी से छोटी संरचना की भी जानकारी प्राप्त है। तो प्रत्येक जीव का शरीर, प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, अब देखिए वर्तमान में आजकल वायरस को खोजा गया है। अब वायरस, इस बात के लिए एक अपवाद है कि वायरस में कोशिका नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में उसको पूर्ण जीव माना ही नहीं जाता है। तो एक जीव के लिए, जीव जो होता है, वास्तविक जीव जो, उसमें निश्चित रूप से क्या होती है, कोशिका की उपस्थिति होती है। अर्थात कोशिका जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, दूसरा है, दूसरी जो बात है कि प्रत्येक जीव का शरीर जो है वो कोशिकाओं से बना होता है, और जीव जो है वो उसकी अर्थात कोशिका जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। दूसरा है, जीव कोशिका में कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है। आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है, अर्थात कोशिका आनुवांशिकता की इकाई होती है। यानी कोशिका के अंदर ही आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है और यह आनुवांशिकता की भी इकाई होती है। ठीक है, और तीसरा कह सकते हैं नई कोशिकाओं का निर्माण, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है।
यानी पहले से उपस्थित जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर जो विभाजन होता है उस विभाजन से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये तो था आधुनिक कोश का सिद्धांत, जिसमें यह कहा गया है कि भाई कोश का जो है वो जीवों की सबसे संरचनात्मक, क्रियात्मक और आनुवंशिकता की इकाई होती है और सभी जीव जो है वो कोशिकाओं से बने हुए होते हैं और नई कोशिकाएं जो है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं। अब आता है कोशिकाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल्स। कोशिकाओं के प्रकार। टाइप ऑफ सेल्स, अर्थात कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, टाइप ऑफ सेल्स। अब देखिए यहां कोशिकाओं के प्रकार जो है उनकी संरचना के आधार पर हम बता रहे हैं कि कोशिका की संरचना किस तरह से पूर्ण विकसित है या कम विकसित है, तो वो संरचना के आधार पर कोशिका के प्रकार। संरचना के आधार पर कोशिकाओं के प्रकार, संरचना के आधार पर देखिए कोशिकाओं को दो प्रकारों में बांटा गया है। एक तो होते हैं असत्य केंद्रकी कोशिका, जिसको कहा जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसको कहा जाता है असत्य केंद्रकी कोशिका। असत्य केंद्रकी यानी इसमें सत्य केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका, जिसको सत्य केंद्रकी कहते हैं। देखिए जो प्रारंभिक जीव होते हैं, कम विकसित जीव होते हैं, जिनकी शुरुआत कह सकते हैं, ऐसे जीव जो शुरुआत में पैदा हुए हैं वो होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, जिनके अंदर जैसे जीवाणु होते हैं, नीलहरित शैवाल हैं, माइकोप्लाज्मा है, उनके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, जिनको हम कह सकते हैं कि हमने जो वर्गीकरण वाले 5 जगत वर्गीकरण में जिनको मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया था, उन जीवों के शरीर की जो कोशिका होती है वो प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती हैं। और दूसरे जो पूर्ण विकसित कोशिकाएं होती हैं जिनके अंदर सत्य केंद्रक उपस्थित होता है, इसके अलावा सभी प्रकार के जो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं उनकी उपस्थिति होती है, तो ऐसी कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सूक्ष्म जीवों के अंदर पाई जाती हैं। तो अगर हम किसी भी जीव के अंदर यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना का अध्ययन करना चाहते हैं तो हम जीवाणु का अध्ययन करें, क्योंकि जीवाणु अपने आप में क्या है, एक कोश के जीव है और उस जीव का निर्माण जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के द्वारा होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका या प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना। प्रोकैरियोटिक
कोशिका। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं, जिनको हम असत्य केंद्रकी या कह सकते हैं असीमित केंद्रकी कहा जा सकता है, और इनमें क्या होता है, इनकी विशेषता होती है कि इनमें स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। स्पष्ट केंद्रक का मतलब जिसमें ना तो केंद्रक झिल्ली है, ना केंद्रिका है, और ना ही आनुवांशिक पदार्थ जो है वो गुणसूत्रों के रूप में है, बल्कि वो स्वतंत्र रूप से है। और एक विशेष प्रकार की जो प्रोटीन होती है डीएनए के साथ जुड़कर के गुणसूत्रों का निर्माण करने वाली हिस्टोन प्रोटीन, उसका भी इनके अंदर अभाव होता है। और इन कोशिकाओं में यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है, इसमें दोहरी झिल्ली युक्त जो संरचनाएं होती हैं, कोशिकांग होते हैं, वो इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। अब ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किस में पाई जाती है, अभी हमने बताया था जीवाणु कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका है। इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल जिनको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, उनके अंदर भी प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती हैं। और एक होते हैं माइकोप्लाज्मा, जो कि जिनके ऊपर कोशिका भित्ति नहीं होती है, जिनको हम पादप जगत का जोकर कह सकते हैं, उनके अंदर भी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। अब देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका की जब संरचना को अगर देखें तो उस संरचना में हमको जीवाणु कोशिका की संरचना का अध्ययन करेगा। संरचना तो एज ए जीवाणु कोशिका